जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नियम के नाम से जाना जाता है या उत्पादन के पैमाने के नाम से जाना जाता है। उत्पादन फलन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य जो पाया जाता संबंध उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन जहां पर उत्पादन के किसी एक साधन को कम से कम परिवर्तित जरूर किया जाता है। जनरली एक साधन परिवर्तित करते हैं, बाकी सभी साधन स्थिर रख करके हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते और घटाते हैं। यानी वहां पर कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो उत्पादन के मात्रा को हम नियंत्रित करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। दूसरा था दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, जनरली लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, इसे उत्पादन के साधन या उत्पादन कारक के नाम से जाना जाता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में ये उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, यानी एक अनुपात में इन्हें बदला जाता है, इन्हें परिवर्तन किया जाता है। तो जब भी किसी एक फर्म के पास या एक उत्पादन की इकाई के पास मांग होती है कि हमें बल्क मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तु की ज़रूरत है, तो वो मांग के अनुसार अपने उत्पादन के आकार को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन में ये लिमिटेड था कि आप वहाँ ज़्यादा मांग आ जाए तो ज़्यादा उत्पादन हम नहीं कर सकते। लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन में क्या होता है, जितनी भी ज़्यादा डिमांड आ जाए हम अपने उत्पादन के आकार को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय की मात्रा ज़्यादा होती है, समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो हम अपने उत्पादन को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे मान लो अभी ये हो कि हमारे घर में 6 महीने बाद बारात आने वाली हो, 3 महीने बाद बारात आने वाली हो, तो हम टेंट वाले के यहाँ, खाने वाले के यहाँ हम समय दे देते हैं कि भैया 3 महीने हमारे पास हैं और 3 महीने में 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था करनी है। तो वो होटल वाला, वो कैटरिंग वाला 1000 लोगों की व्यवस्था कर देगा। हम कहें 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था करना है, तो वो व्यवस्था कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 महीने 6 महीने का समय है, वो दुकान अपने हिसाब से वो मेंटेन कर लेगा। लेकिन किसी एक होटल में आज ही हम जाएं और आज ही कह दें, जिसकी लिमिटेशन है कि 100 200 300 लोगों का खाना बनाता है, उसे कहे 1000 लोगों का खाना बना दो, तो वो नहीं बनाएगा। कोई कह देगा हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, क्योंकि उसके पास समय हम नहीं दिए। हमने कहा आज ही हमको 1000 का खाना दो, तो वो देने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास साधन लिमिटेड है और आपने समय नहीं दिया। तो अल्पकालीन उत्पादन में क्या होता है, समय निश्चित होता है, तो उत्पादन जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना ही कर पाता है, जितना उसके पास लेबर कारीगर को मेंटेन करके कर पाता है। लेकिन दीर्घकाल उत्पादन फलन में क्या होता है, समय होता है, उत्पादक के पास समय होता है, जितनी मांग होती है उसके अनुसार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो इसे कहा जाता है पैमाने का प्रतिफल, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आज हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि पॉइंट इसमें क्या क्या याद रखने वाले बिंदु हैं, जो मेन चीजों की चर्चा करेंगे। क्या होता है उत्पादन का पैमाना, यानी पैमाने का प्रतिफल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन या रिटर्न्स टू स्केल। इसका संबंध किससे होता है, दीर्घकाल उत्पादन से होता है। दीर्घकाल उत्पादन फलन से होता है, फलन से होता है, ये कह सकते हैं। दूसरा, इसका तात्पर्य, यानी पैमाने के प्रतिफल या उत्पादन के पैमाने का तात्पर्य क्या होता है, उत्पादन करने वाली फर्म, उत्पादन करने वाली फर्म या इकाई, इकाई के आकार से होता है, इसके आकार, आकार से
होता है। यदि छोटे पैमाने का उत्पादन करना है तो वो छोटी कंपनी होगी, छोटा फर्म होगा। यदि ज्यादा पैमाने का है, ज्यादा, तो बड़े आकार का हो जाएगा। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का मतलब ये होता है बड़े पैमाने का, बड़े आकार की कंपनी। ठीक है, ये बातें समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें समय पर्याप्त होता है। क्या होता है? समय पर्याप्त होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में समय पर्याप्त होता है, किसके पास? उत्पादक के पास। वस्तु के उत्पादन के लिए पर्याप्त समय होता है। और इसमें क्या है, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन या इसी को कारक भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साधन और कारक है एक ही शब्द है हिंदी के, तो इसका मतलब होता है साधन या कारक। तो उत्पादन के साधन या कारक समान अनुपात में बढ़ाए घटाए जाते हैं। समान अनुपात में बढ़ाए घटाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है जब भी आपसे एग्जाम में आ जाए। पैमाने के प्रतिफल का क्या संबंध है, उत्पादन के पैमाने का क्या संबंध है, तो आपको ध्यान रखना है उत्पादन का पैमाना दीर्घकाल से संबंध रखता है और इसका तात्पर्य होता है उत्पादन करने वाली फर्म या इकाई के आकार से, उसका आकार छोटा है या बड़ा है। तीसरा, इस प्रकार की फर्मों के पास पर्याप्त क्या होता है? समय होता है। समय उसके पास क्या होता है? पर्याप्त होता है। और जब भी उत्पादन बढ़ाना हो तो बढ़ाना या घटाना हो तो क्या होता है? उत्पादन के साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखें। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जब हम उत्पादन के साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते हैं तो एक फर्म को लगता है कि अभी बढ़ती दर से उत्पादन बढ़ रहा है या घटती दर से बढ़ रहा है या स्थिर दर से, तो यहाँ उत्पादन का अवस्था होती है जिसे कहा जाता है स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी किसी फर्म को लॉन्ग रन में, ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को उसकी डिमांड के अनुसार साधन लगाना हो तो साधनों का प्रतिफल इंक्रीजिंग होता है, बढ़ती बढ़ती दर से होता है और स्थिर दर से होता है, घटती दर से होता है। ठीक है, मान लो एक फर्म हमारे पास है, किसी चीज का हम उत्पादन करते हैं, तो जब हम साधन को बढ़ाएंगे, तो जब हम पहले साधन बढ़ाएंगे तो पहले उत्पादन क्या होगा? बढ़ती दर से होगा। तो इसे कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बढ़ती दर की अवस्था या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दूसरा, इसके बाद स्थिर प्रतिफल की अवस्था होगा, इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उत्पादन के घटते प्रतिफल की अवस्था आ जाता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ऐसा होता क्यों है? जब फर्म साधन को बढ़ाती है, समान अनुपात में बढ़ाती है, तो पहले साधनों में क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं। जब ज्यादा साधन होगा तो उसमें वर्गीकरण कि आप भाई ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। ठीक है, तब साधनों का हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एक व्यक्ति एक ही काम को करने में स्पेशलाइज हो जाएगा। तो दूसरा निकल के आता है कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, श्रम का विशिष्टीकरण हो जाता है, साधनों का विशिष्टीकरण हो जाता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में दो कारण हैं लाभ होने का, दो कारण हैं बचत प्राप्त होने का, यानी प्रोडक्ट उत्पादक को लाभ होने का सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा साधन होंगे तो साधनों का हम वर्गीकरण कर देंगे,
जैसे एक फर्म में 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से हम अलग अलग बांट देंगे, या दो दो को 5 ग्रुप में बांट देंगे कि आप ए काम करोगे, आप बी काम करोगे, आप सी काम करोगे, आप डी काम करोगे। तो अलग अलग काम बट जाने से लोग एक ही काम करते करते स्पेशलाइज हो जाएंगे, लोग विशिष्ट हो जाएंगे किसी काम को करने में। तो विशिष्टीकरण से और क्लासिफिकेशन से उत्पादन ज्यादा हो जाता है। तो पहले कम साधन से उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो उसे कहा जाता है उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, यही साधन हम बढ़ाते जाते हैं, उत्पादन हो जाता है स्थिर प्रतिफल की अवस्था। फिर धीरे धीरे जब साधन बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैनेजमेंट प्रभावित हो जाता है, मैनेजमेंट उसे कंट्रोल करने में थोड़ा शिथिल हो जाता है या कमजोर हो जाता है, उसे प्रभाव में नहीं ले पाता है साधनों को। तो इस कमजोरी की वजह से क्या हो जाता है, उत्पादन घटते प्रतिफल की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उत्पादन की 3 अवस्थाओं को पढ़ेंगे हम, दीर्घकालीन उत्पादन के 3 अवस्थाओं को पढ़ेंगे। पहला क्या है, उत्पादन बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरा उत्पादन घटते प्रतिफल की अवस्था, तीसरा उत्पादन स्थिर प्रतिफल की अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं का मतलब क्या है कि जब हम साधन को बढ़ाते हैं एक अनुपात में, तो जितना साधन अनुपात में हम बढ़ाएं उससे ज्यादा उत्पादन के अनुपात में वृद्धि हो जाए तो इसे हम कहते हैं उत्पादन बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दूसरा, यदि हम समान अनुपात में उत्पादन को बढ़ाएं, समान अनुपात में उत्पादन के साधन को बढ़ाएं और उसी अनुपात में ही उत्पादन बढ़े, तो कहते हैं उत्पादन की स्थिर प्रतिफल की अवस्था। तीसरा, यदि हम उत्पादन के साधनों के समान अनुपात में वृद्धि करें और उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो तो हम कहते हैं उत्पादन घटते प्रतिफल की अवस्था। तो हम तीनों इसको समझते हैं। तो आइए, उत्पादन के प्रतिफल की अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। 3 अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ते बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। स्टेज ऑफ स्टेट स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये 3 अवस्थाओं में से पहली अवस्था उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि हम उत्पादन के साधनों का अनुपात, उत्पादन के साधनों अनुपात में जब वृद्धि करते हैं तो इससे ज्यादा अनुपात में क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होता है। उत्पादन में वृद्धि होता है। उत्पादन के साधनों के अनुपात में वृद्धि ग्रेटर देन उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, उत्पादन के अनुपात में वृद्धि, उत्पादन के अनुपात में वृद्धि। आप लोग राइटिंग बना के लिखिएगा, थोड़ी हमारी राइटिंग कम अच्छी है और जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ऐसा हो जाता है।
जल्दी लिखने का प्रयास करते हैं ताकि कम समय लगे आपका। तो उत्पादन बढ़ते प्रतिफल की अवस्था का मतलब क्या है, एक समझिएगा, उत्पादन के साधनों का अनुपात में जब हम वृद्धि करेंगे तो उससे ज्यादा उत्पादन के अनुपात में वृद्धि होगा, इसी को कहा जाता है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसी को हम ग्राफ से समझते हैं। आप अर्थशास्त्र में ध्यान रखिएगा कि आपको पहले बताना पड़ता है लिख करके और फिर से ग्राफ से समझाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल होता है समझाना, इसीलिए अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं हम, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर हम रख देंगे एक्स साधन, कोई एक्स साधन है, और इधर वाई साधन। ठीक, जैसे आप लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये सब उत्पादन के साधन या कारक होते हैं। हम 2D डायग्राम में केवल दो ही साधन हम मान लेते हैं, दो ही साधन है, ठीक है। दो साधन को हम यहां ले लेते हैं और दोनों साधन को दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बीचों बीच में एक पैमाना का एक ग्राफ बना देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। पैमाना का मतलब क्या है, ये साधन और ये साधन, इधर y साधन को दिखाया जाता है, इधर x साधन को दिखाया जाता है, तो इसको हम पैमाना रेखा कहते हैं, ठीक है। ये पैमाना और ये प्रतिफल, दो शब्द आप समझिएगा, पैमाने का मतलब क्या होता है और प्रतिफल का मतलब क्या होता है। पैमाना का मतलब होता है उत्पादन के साधन से, उत्पादन का साधन कैसे लगाते हो, और प्रतिफल का मतलब होता है उत्पादन से, ठीक है। इसका मतलब होता है इनपुट, इनपुट, और इसका मतलब होता है आउटपुट, ठीक। इनपुट और आउटपुट ना समझ में आए तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इनपुट का मतलब है, जैसे आटा चक्की में आप गए होंगे गेहूं लेकर के, तो आप आटा की चक्की में गेहूं डालेंगे, उसे कहा जाएगा इनपुट, और जब आटा निकल के आएगा मशीन से तो उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जब आप साधन लगाओगे उससे उत्पादन होगा, जब लगाओगे तो उसे कहा जाएगा इनपुट, और जब अदा, इसे शुद्ध हिंदी में अदा कहा जाता है, और इसे प्रदा, जब आप साधन लगाओगे तो आधा होगा, और जब उत्पादन होगा तो उसे प्रदा कहा जाएगा, आधा प्रदा। ज्यादातर इंग्लिश फेमस है इनपुट और आउटपुट। तो यदि आप कम साधन लगाते हैं तो पैमाना आपका छोटा है, ज्यादा साधन लगाते हैं तो बड़े पैमाने का उत्पादन हो रहा है, बड़े स्केल पर आपका उत्पादन हो रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गया, बजाज कंपनी हो गया, बबूल कंपनी हो गया, ऐसे ही बहुत सारे, मारुति सुजुकी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़े पैमाने के इंडस्ट्री हैं, बड़े पैमाने के उद्योगपति हैं। इनका छोटे पैमाने पर उत्पादन होता नहीं है। और प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब समझ गए आप उत्पादन से। तो दो साधन हमने ले लिया, इन दोनों साधनों को दिखाना है, ये पैमाना लाइन है, कितना बड़ा पैमाना है इसकी बात हो रही है। ज्यादा साधन ज्यादा बड़ा पैमाना, छोटा साधन छोटे पैमाने के। अब मान लेते हैं इन दोनों साधनों का प्रयोग करके एक एक्स का इतना, वाई इतना साधन लेते हैं और एक्स इतना साधन लेते हैं, तो इसे कहते हैं वाई वन साधन, और इधर एक्स वन साधन। इनका साधन लेते हैं और इनका साधन ले लेते हैं, तो ये बिंदु मिले हमें पैमाने का, ये पैमाने का बिंदु मिल गया, इसे हम नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं, ए नाम देते हैं। इस पर जो उत्पादन होता है एक ग्राफ बना देते हैं, एक ग्राफ बना, जैसे आपने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व में डिटेल में पढ़ा था। ये डिटेल में आप ज्यादातर और डीप में जाएंगे तो आप बीए करेंगे, एमए करेंगे तो होगा। अब यहाँ इसकी चर्चा करेंगे तो आपके सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, तो सिंपल चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। जैसे इंडिफरेंस कर्व बना था दो वस्तुओं का, वैसे दो साधनों के बीच जो संबंध बनता है उसे हम आईपी वक्र, आइसो प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो प्रोडक्ट, आइसो प्रोडक्ट कर्व,
आइसो प्रोडक्ट कर्व को शॉर्ट में आईपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वक्र क्या है, आइसो प्रोडक्ट कर्व का है। दूसरा, यदि हम पैमाना और बढ़ा रहे हैं, पैमाना हम क्या रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे y की मात्रा बढ़ा दिया और x की मात्रा बढ़ा दिया, तो y से y2 और x से x2, यानी हमने साधन बढ़ा दिया, साधन बढ़ा दिया तो हमारा आइसो प्रोडक्ट भी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो IP2 हो गया, यहाँ IP1 था। ठीक है, तीसरा, साधन थोड़ा सा बढ़ा दिए और y का तो ये हो गया y3 और ये भी हो गया x3, ये हमें मिल गया स्केल। ये था A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक, और हम बढ़ा देते हैं साधन, और हम साधन बढ़ा देते हैं इतना, ये हो गया x4। अभी हम समझा रहे हैं और डिटेल में, ये बन गया y4। ये साधन इस तरीके से तय। अब इसका नाम रख देते हैं D। यहां पर भी एक आइसो प्रोडक्ट होगा, यहां पर भी आइसो प्रोडक्ट होगा, एक आइसो प्रोडक्ट 4 बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, मान लो पहले होता है 50 इकाई के बराबर उत्पादन या 50 क्विंटल के बराबर, फिर 100, 50 बढ़ा, फिर 150, फिर 200। यहीं पर समय देना है, आगे ग्राफ बनाएंगे तो आपको कम समय देना पड़ेगा। ऐसा देखो क्यों हुआ, पहले तो साधन इतना हमने लगाया x का और इतना y लगाया, तो आइसो प्रोडक्ट बना कौन सा, पहला IP1, उस पे कितना उत्पादन हुआ, 50 का। अब हमने साधन बढ़ा दिया, x1 से x2 कर दिया और y1 से y2 कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि हमारा IP वक्र 1 से IP2 हो गया। उत्पादन कितना बढ़ा, 50 से 100 का 100 हो गया। फिर हमने x2 से x3 इतना उत्पादन के साधन लिया, x का और इतना y का लिया। इतने लगाने से क्या हुआ, हमारा उत्पादन बढ़ के और कितना हो गया, 150। फिर इसके बाद थोड़ा सा उत्पादन साधन लिया y का और थोड़ा x का, तो इससे उत्पादन बढ़ के हो गया 200। इसमें देखो दिख क्या रहा है, पहले साधन इतना था, फिर उसके बाद साधन इतना, फिर इतना, फिर इतना, साधन घट रहा है, साधन की मात्रा घट रही है, लेकिन उत्पादन उतना ही है, 50-50 बढ़ रहा है, 50, 100, 150, 200। तो साधन की मात्रा पहले की तुलना में कम हो रहा है, लेकिन उत्पादन सेम दर से बढ़ रहा है। उत्पादन के साधनों में वृद्धि का अनुपात कम हो रहा है और उत्पादन में वृद्धि समान अनुपात में है। बात समझे, पहले उत्पादन में लगा था 500 रुपया लेबर का, 500 कैपिटल का, 500 इंटरप्रेन्योर का और 500 साहसी का, तो कुल मिला के 2000। 500 500 लेबर ले गया, 500 कैपिटल ले गया, 500 इंटरप्रेन्योर ले गया, 500 साहसी ले गया। ठीक है, 500 लेबर, कैपिटल और लैंड ले गया। ठीक है, लैंड और साहसी इंटरप्रेन्योर, ये चारों लोग ले गए, कितना हुआ, 200 के बराबर। ठीक, 2000 के बराबर साधन लग गया यहां से, तो उत्पादन कितना हुआ, 50 के बराबर, 50 कुंटल के बराबर। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद साधनों की मात्रा में वृद्धि कम हुआ है, कितना, मान लो 100 100 100 100 ले गया, लेकिन फिर भी 50 का उत्पादन हो गया। फिर अगला 50-50 का साधन ले गया, लेकिन उत्पादन फिर 50 का हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पहले साधन ज्यादा था, उत्पादन 50 था, और साधन कम हो गया, फिर 50 बढ़ गया, और साधन कम हो गया, फिर 50 बढ़ गया, और साधन कम हो गया, फिर भी 50 बढ़ गया। तो उत्पादन वृद्धि की अवस्था, उत्पादन वृद्धि प्रतिफल की अवस्था क्या है कि साधन की मात्रा कम, उत्पादन ज्यादा। ठीक है, इसको इस तरीके से ग्राफ से दिखाएंगे, ग्राफ बनाना आप सीख लिए होंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे।
दूसरा, उत्पादन स्थिर प्रतिफल की अवस्था। स्टेट ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। स्थिर प्रतिफल की अवस्था क्या होता है? इसको स्थिर प्रतिफल की अवस्था होती है उत्पादन के अनुपात में वृद्धि बराबर साधनों के अनुपात में वृद्धि। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसे हम ग्राफ में दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग ये लिखते जाइएगा, हम इसे मिटा देते हैं। इसी बात को हम ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई, इधर एक्स साधन कोई एक साधन एक्स साधन, इधर वाई साधन ले लेते हैं। ये है पैमाना लाइन, 0E क्या है? पैमाना लाइन। y का इतना और x का इतना हम मात्रा ले रहे हैं। y साधन y1, x साधन x1। इससे IP प्रोडक्ट इतना हो जाता है, IC प्रोडक्ट, आइसो प्रोडक्ट 1 बन के तैयार हुआ। 50, मान लो 50 क्विंटल, 50 इकाई, जो भी आप समझो। फिर उसके बाद इतना y का बढ़ा देते हैं और इतना x का, इसे हम कह देंगे y1 x1। आइसो प्रोडक्ट का बना 2, आइसो प्रोडक्ट 2, इसे हम कहेंगे 100। 50 से 100 हुआ। तीसरा, सेम अनुपात, जितना ये उतना ये, y3 x3, ये हो गया 150 का IP3 का। सभी को नाम दे दो A B C। 3 आइसो प्रोडक्ट है, 3 आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं A B C। A पर अनुपात कितना है साधनों का? OX OY। B पर OX1 1 है, 2 कर दो इसे। OX2 Y2, B पर जो उत्पादन के साधनों का अनुपात है। C पर क्या है? OX3 और OY3, ये उत्पादन साधनों का अनुपात है। इसमें देखना कि AB उत्पादन का साधन बराबर है किसे? BC के, और BC साधन बराबर है, आगे मान लो एक और बना देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, Y4 और X4, एक यहां और बन जाता है, ये हो जाता 200 के बराबर IP4। तो यहां पर हो जाता CD। ये उत्पादन के साधन AB BC और CD, ये तीनों बराबर हैं। तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है उत्पादन स्थिर प्रतिफल की अवस्था। ध्यान रहे कि हम ये साधन x का बराबर अनुपात में बढ़ाते हैं, इधर y का बराबर अनुपात में बढ़ाते हैं, तो साधन का अनुपात बराबर होता है तो उत्पादन भी बराबर हो रहा है। इस अवस्था को कहा जाता है स्थिर प्रतिफल की अवस्था। इससे पहले वाले में क्या था? AB
ए बी ज्यादा था कितने, बी सी से, बी सी ज्यादा था किससे, सी डी से। ये इससे पहले वाली अवस्था थी जो आपने पढ़ा था, उत्पादन वृद्धि की अवस्था, उत्पादन वृद्धि प्रतिफल की अवस्था, ये उसका था। वहां पर उत्पादन साधन पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, और फिर और कम हो गया। अब ये समझ गए होंगे, ये ग्राफ बनाना आप सीख लिए। इसके बाद हम तीसरी अवस्था को पढ़ेंगे। हम मिटा दे रहे हैं इसे। उत्पादन घटते प्रतिफल की अवस्था, उत्पादन घटते प्रतिफल की अवस्था, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, स्टेट ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, स्टेट ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम कैसे समझेंगे, साधनों के अनुपात, उत्पादन के साधनों का अनुपात ज्यादा होगा किससे, उत्पादन के अनुपात से, उत्पादन के साधनों का अनुपात उत्पादन के अनुपात से ज्यादा होगा। यानी जितना आप साधन लगाओगे उससे कम उत्पादन होगा, जितना आप साधन लगाओगे उससे कम उत्पादन होगा, तो उस स्थिति को कहा जाता है उत्पादन घटते प्रतिफल की अवस्था। इसे हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, इसे हम ग्राफ से समझते हैं। अक्ष वाई अक्ष, इधर एक्स एक्स का साधन रखा जाएगा, एक्स फैक्टर, ठीक है, एक्स फैक्टर का मतलब एक साधन है। इधर वाई साधन, ये है पैमाना लाइन, ये है जीरो। मान लो एक्स का आपने पहले वाई का इतना और एक्स का इतना लिया, इसे कहते हैं y1 x1, और ये अनुपात हुआ साधनों का ए, इससे हुआ आइसो प्रोडक्ट 1। फिर इसके बाद आपने साधन की मात्रा बढ़ाई y2 x2, इससे हुआ आइसो प्रोडक्ट इतना, पहले 50 अब हो गया 100, आइसो प्रोडक्ट 2, आइसो प्रोडक्ट 2। अब साधन ज्यादा लेना पड़ा, साधन ज्यादा लेना पड़ा, देखो y3 x3, ए बी सी, यहां पर कितना हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ, 150 का, ये हो गया IP3। मान लो साधन और आपको बढ़ा के इतना लेना पड़े, एक्स का भी और वाई का भी, तो आपका आईपी प्रोडक्ट इतना बनेगा, ये हो गया 200 का, ठीक है, ये सब डी का IP4 ये बन गया। अब ए बी बी सी और डी सी क्या है, देख, ए बी लेस देन बी सी लेस देन सी डी। पहले साधन कम है, फिर और साधन बढ़ गया, फिर और साधन बढ़ गया, उत्पादन उतना ही है, उत्पादन 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, समान अनुपात में बढ़ा, लेकिन साधनों का अनुपात बढ़ रहा है, साधनों का अनुपात यानी लागत बढ़ रहा है, उत्पादन वहीं का वहीं है। तो ऐसी दशा को कहा जाता है घटते प्रतिफल की अवस्था, ठीक है, घटते प्रतिफल की अवस्था। उत्पादन 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, लेकिन साधन बढ़ रहा है, ए से बी, फिर बी से सी और ज्यादा,
फिर सी से डी और ज़्यादा, देखो ये दूरी ज़्यादा है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है। यहाँ से देखेंगे तो ये दूरी कम है, फिर ये बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, यानी लागत बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन उसी अनुपात में हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये अवस्था क्यों उत्पन्न होती है? ये अवस्था हम पहले बता चुके हैं, दोबारा फिर बता दे रहे हैं कि पहले आप साधन कम मात्रा में रखते हैं तो साधनों का मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। दूसरा, साधनों का वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर, तो उसमें विशिष्टीकरण हो जाता है, उन साधनों में क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो इससे कंपनी को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है, जितना साधन लगाते हैं उससे ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है, उससे ज़्यादा उत्पादन होता है। धीरे धीरे ये साधन बढ़ते जाते हैं तो उत्पादन स्थिर अवस्था में प्राप्त होते हैं, और साधन और बढ़ाते गए, इससे क्या हुआ कि अब मैनेजमेंट प्रभावित हो गया। अब वो साधनों को मैनेज नहीं हो पा रहा है, उतनी बिजली की मात्रा नहीं हो पा रही, समय कम पड़ जा रहा है सारी चीज़ों का। तो धीरे धीरे साधन बढ़ते जाते हैं और उत्पादन ह्रास यानी घटते प्रतिफल की अवस्था, उत्पादन ह्रास नियम, देखो इस संबंध, इस पैमाने का मतलब ह्रास से संबंध नहीं है। उत्पादन ह्रास नियम या उत्पादन ह्रास की अवस्था अल्पकालीन अवस्था है, दीर्घकालीन अवस्था में घटते प्रतिफल की अवस्था प्राप्त हो जाती है। आई होप आप तीन चीज समझ गए होंगे पैमाने के प्रतिफल में। एक को कहा जाता है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरे को स्थिर प्रतिफल की अवस्था, तीसरे को घटते प्रतिफल की अवस्था, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ये तीन अवस्थाएं हैं, तीन स्थितियां होती है एक फर्म की। अब ये जरूरी नहीं कि अलग अलग फर्म में होता है, सामान्यतः एक ही फर्म में ये तीनों दशाएं प्राप्त होती हैं, पहले वृद्धि, फिर स्थिर, फिर घटती। तो एक ही फर्म के लिए ये हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम एक ग्राफ में समझते हैं, या इसे वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल के नाम से जाना जाता है। जब हम इन तीनों को एक फर्म या एक कंपनी के बारे में, एक उत्पादन की इकाई के बारे में जब हम दिखाते हैं तो इसे कहा जाता है वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल। वेरिएबल का मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न अवस्थाएं उसमें उत्पादन की प्राप्त होती हैं। तो इन तीनों को यदि हम एक ग्राफ में दिखाएं, एक स्थिति में दिखाएं, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल। तीनों को एक जगह दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है इसका? वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल डिटेल, ठीक है। परिवर्तनशील पैमाना, ठीक है, उत्पादन का परिवर्तनशील पैमाना। परिवर्तनशील पैमाना या उत्पादन का पैमाना, या पैमाने का प्रतिफल लिख दो, पैमाने का प्रतिफल, परिवर्तनशील पैमाने का प्रतिफल, परिवर्तनशील पैमाने का प्रतिफल। ये अब हम इन जो तीनों दशा आपने पढ़ा है वो किसी एक फर्म के लिए दिखा देंगे। पहले क्या होगा? वृद्धि अवस्था होगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर उसके बाद घटती प्रतिफल की होगा। इधर एक साधन और इधर वाई साधन। y1 x1 ip1 ip2 ip3 y2 x2
x3 y3। ये देखो पहले साधन इतना, फिर इतना, फिर इतना, साधन घटता रहा है, ठीक है। और उत्पादन 50, 100, 150, ये तीनों के उत्पादन समान अनुपात में बढ़ रहा है, लेकिन लागत घट रहा है। यहाँ पर क्या है, लागत घट रहा है। ए, बी और सी बढ़ रहा है, क्या है, ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन, इतना ही समझो, वो दो ही है। ए बी क्या है, ग्रेटर देन बी सी से है, ठीक है। एक और बना दो आपको अच्छा लगे तो, बहुत छोटा सा बनाना पड़ेगा। ये हो गया 200 का IP4। ये हो गया Y4 Y4। CD क्या है, सबसे कम है। इसको कहा जाएगा, इस अवस्था को कहा जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। इसके बाद तीसरी अवस्था मान लो इसके बाद यहां पर उत्पादन हो रहा है, ये हो रहा है 250 का, यहां हो रहा है, ये हो रहा है 300 का, यहां हो रहा है 350 का। ये है IP5, IP6, IP7। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाम दे दो, CD था, EFG। यहाँ D से E, DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG। ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न, साधन बराबर है और उत्पादन भी बराबर है। अब इसके बाद देखना, ये है 400, 450 और ये है 500। IP8, IP9, IP10। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखना यहां पर दूरी क्या है, बढ़ रही है। यहां से यहां, यहां से यहां जाने पर FG, H, I और J, G से F, G से F लेस देन GF, G के बाद H, GH, HI लेस देन IJ। ये स्थिति साधनों के घटने की है, ये साधनों के स्थिर रहने की है। यहाँ पर साधन बढ़ रहे हैं, उत्पादन सेम अनुपात है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक साधन क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन समान अनुपात में है। यहाँ पर साधनों में वृद्धि समान अनुपात में और उत्पादन में समान अनुपात में। ये स्थिति क्या है, साधन का अनुपात घट रहा है, लेकिन उत्पादन समान अनुपात में बढ़ रहा है। तो ये तीनों दशाएं जब एक में हम दिखाते हैं तो उसे कहते हैं वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल। तो उत्पादन के पैमाने के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और समझने में या हमें समझाने में कहीं पीछे रह गए हों या नहीं समझा पाए हों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सजेस्ट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हो, हमारा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर मोटिवेट कीजिए, कि आप बताइए मुझे कि आपको
कहाँ रह गया है कमी, उसको समझाने की ज़रूरत है। और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।